नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पन्याल स्टडी कैप्सूल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज़ पोस्ट कोड 619। और ये एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था 30 दिसंबर 2018 को। तो इसके मैं जीके सेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 1 जियोग्राफी से स्टार्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक इज जनरली कम्पैक्ट एंड रेजिस्टेंट टू इरोजन? तो इनमें से कौन सी चट्टान है जो कम्पैक्ट होती है और जिसमें इरोजन नहीं होता है? तो ये है मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद ट्रोपोपॉज होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर। तो इनके बीच में कौन सी लेयर होती है? ट्रोपोपॉज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सारगासो सी इज लोकेटेड इन द। सारगासो सी कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बुशमैन इज। तो जो बुशमैन थे उनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? ठीक है, तो वो क्या करते थे? बेसिकली शिकार करते थे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हंटिंग, शिकार करना उनका मुख्य क्रियाकलाप था, मुख्य एक्टिविटी थी, मेन एक्टिविटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड? तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कहाँ होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है एज पर आंसर की यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको आंसर चाइना मिलेगा। ठीक है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसका सही आंसर क्या है। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था बोर्ड की तरफ से, तो उसमें मैक्सिमम आपको आंसर ही मिलेगा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन मानसून रीजन। तो ऐसे जो रीजन होते हैं, कुछ मानसून वाले रीजन होते हैं जहाँ पे मानसून में बारिश होती है। द मैक्सिमम रेन अकर इन। तो मैक्सिमम रेन कब होती है? तो वो होती है समर में। ठीक है, गर्मियों में जो मानसून वाले क्षेत्र होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पोर्ट आर्थर इज़ एन। ये क्या है? पोर्ट आर्थर क्या है? एक लेक पोर्ट है। ठीक है, क्या है? लेक पोर्ट, झील पतन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कैपिटल ऑफ बोट्सवाना इज़। तो बोट्सवाना की कैपिटल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोबोर्न। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गोबोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन साउथ एशिया इज फाउंड इन। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है पॉपुलेशन में वो कहाँ पे है? साउथ एशिया में। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द पटकाई भूम एंड द नागा रिंग्स ऑफ पूर्वांचल फॉर्म वाटर शेड बिटवीन। तो जो पटकाई बूम है और जो नागा रेंज है पूर्वांचल में, वो वाटर शेड कहाँ बनाती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडिया एंड बर्मा। इंडिया और बर्मा यानी कि जिसे आजकल हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो उसके बीच में क्या बनाती है? वाटर शेड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर मेक्स एन एस्टरी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो नदीमुख बनाती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ना तो कृष्णा, ना महानदी, ना गोदावरी, कोई भी इनमें से एस्टरी नहीं बनाती है। अगर किसी को नहीं पता तो आप यहाँ देख सकते हो कि एस्टरी कैसे होता है। ये क्या होता है? रिवर का पार्ट होता है जो उसका वाइड पार्ट होता है, जब वो ज्वाइन करती है सी के साथ, तो उसी को एस्टरी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेराइन फिशिंग। तो सबसे ज़्यादा मेराइन फिशिंग कहाँ पे होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरला। और सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन है पर पर्सन वो भी केरला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग हॉर्टिकल्चर कमोडिटी। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ की होती है? हॉर्टिकल्चर रिलेटेड। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन ए ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सेशन डॉक अ मेजर फिशिंग हार्बर इज इन, तो सेशन डॉक ये कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये आपकी जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है अब इंडियन पॉलिटी का स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइड देयर टेरिटरीज, ठीक है। तो इनमें जैसे हम जानते हैं टोटल 12 शेड्यूल है, तो उनमें से ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें आपकी स्टेट का नाम दिया गया है और टेरिटरीज का नाम दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल। तो सबसे पहला जो शेड्यूल है उसी में आपके स्टेट के नाम और जो टेरिटरी है उनके नाम दिए हैं, सबसे फर्स्ट शेड्यूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका इसमें भागीदारी नहीं होती? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो स्टेट होती है उसमें जैसे हमारे पास लोकसभा राज्यसभा होती है तो वैसे ही स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो जो काउंसिल के मेंबर होते हैं वो इसमें पार्ट नहीं लेते। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। तो लोकसभा की स्पीकर किसको देते हैं? डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाता है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा तो वो किसको देंगे? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, तो उसी तरह से इसमें भी एक्सचेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द एंटाइटलमेंट ऑफ लीगल एड इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट अराइजेज आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास 6 टोटल फंडामेंटल राइट होते हैं, तो उनमें से ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिससे हमको एक राइट मिलता है? कौन सा? लीगल एड का, ठीक है, कानूनी सहायता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 19 का वो है ऑप्शन सी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो अमीर है गरीब है, ठीक है, जिस तरह का भी आदमी है सभी कानून के सामने बराबर है। तो इसी से आपके पास से लीगल एड ये राइट आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो इनमें से कौन सा गरीबी के लिए एक गैर आर्थिक कारण है, ठीक है, गरीबी किसकी वजह से हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मास इलिटरेसी, जन निरक्षरता, ठीक है। अगर इलिटरेसी है तो उसकी वजह से भी गरीबी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अब इकोनॉमिक्स के स्टार्ट हो रहे हैं। 20 भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। नेक्स्ट 21 के प्लानिंग इन इंडिया डिराइव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सोशल परमिसेस फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। तो प्लानिंग इंडिया जो आई थी जो जिसने अपने ऑब्जेक्टिव और जो सोशल परमिसेस यानी सामाजिक आधार वाक्य कहाँ से लिए गए थे इसमें, ठीक है, प्लानिंग इन इंडिया में। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके भी हमने बात की थी, जो आयरलैंड से लिए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो इनमें से कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंटरेस्ट पेमेंट जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो इंपॉर्टेंट आइटम किसकी है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऐसा कर्जा जो प्लान नहीं होता तो वो कौन सा आता है? इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी
उज्बेकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 24, 25, 26 ये क्वेश्चन रिलेटेड टू एप्टीट्यूड, तो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ, आप इनको खुद सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी ईजी है। तो क्वेश्चन 24 क्या है, इफ़ द वर्ड इज कोडेड एज देन हाउ कैन होटल कैन बी कोडेड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, TIXAR। ठीक है, 24 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 25, राम गोज 15 मीटर नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 10 मीटर, देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5 मीटर। नेक्स्ट 26, इफ इट इज सैटरडे ऑन January 1, 2000, then January 1, 2001 would have been, अगर 1 जनवरी 2000 को आपका सैटरडे है तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को क्या होगा। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्राइडे। नेक्स्ट 27, हु आर बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल माइग्रेंट टू द हिल्स ऑफ प्रेजेंट डे हिमाचल। तो कौन वर्तमान हिमाचल की पहाड़ियों की मूल प्रवासी माने जाते हैं। ठीक है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोल्स। नेक्स्ट 28, विच पास इज फेमस एज द पास वेयर मैनी रोड मीट। तो इनमें से कौन सा दर्रा है जहाँ पे बहुत सारी रोड मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए वो फेमस है, तो वो है बारालाचा पास। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, और ये आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में, और यहीं से आपकी चेनाब रिवर ऑर्गेनेट होती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी दर्रे हैं वो मैंने ट्रिक के माध्यम से अपने चैनल पे डिस्कस करे हैं, तो अगर आप चाहो तो आप चैनल विजिट कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश के जितने भी टॉपिक है मैक्सिमम जो स्ट्रेटेजिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने मैक्सिमम कवर करे हैं, तो अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है तो आप उन ट्रिक्स का फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट 29, हारला रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर। तो हिमाचल प्रदेश की जितनी मेन रिवर है उनकी ट्रिब्यूटरी है, उनसे रिलेटिव मैंने अपने चैनल पे ट्रिक बनाई है, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ब्यास। नेक्स्ट 30, टुंडाहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इससे रिलेटिव मैंने अपने चैनल पर ट्रिक बनाई है, तो अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। HPG की ट्रिक के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको सारी ट्रिक्स मिल जाएगी, लगभग 100 के आसपास वीडियोस होंगी। नेक्स्ट 31, HPMC हिमाचल प्रदेश म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन was established in the year 1974। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्या है, शान एंड शब्बो आर द फेमस फोक डांसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश के जितने भी फोक डांस है उनसे रिलेटिव मैंने अपने चैनल पर ट्रिक बनाई है, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, M.A. पलूर हु passed away recently was the modest poet of which language। ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज के फेमस कवि थे। तो ये थे मलयालम के। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, हु इज़ द विनर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द 2018 समर यूथ ओलंपिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, जेरेमी लालरिनुगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था जूनियर इन्वायरमेंटल का एग्जाम जो मैंने अभी हाल ही में डिस्कस करा था, उसके करंट अफेयर में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट 35, इंडियाज़ फर्स्ट मैथनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये हुआ है असम में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 36, विच गाइकोनोलॉजिस्ट हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द 2018 नोबल पीस प्राइज़। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नोबल पीस प्राइज़ कौन सी कंट्री देती है। नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेनिस मकवेग। ये इसका करेक्ट आंसर है, इन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड है। 37 क्या है,
मीनिंग ऑफ द ईडियम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है एक वीक पर्सन, ठीक है, जो काफ़ी कमज़ोर हो, जिसके पास कुछ हो नहीं, जिसके पास जो काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति हो, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज में इसको इस तरह से समझ सकते हो, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38 है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इररिवोकेबल इज, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्थिर, अटल, अखंड, जो मतलब हिल नहीं सकता, एक जगह अटक गया तो अटक गया, स्थिर है, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अल्टरेबल, ठीक है, यानी कि जो चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट 39, द बस वॉज, 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द बस वॉज टॉर्न अपार्ट बाय द बॉम्ब ब्लास्ट, टॉर्न अपार्ट बाय द बॉम्ब ब्लास्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे इंग्लिश से रिलेटेड, 3 क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड पूछे जाते हैं, आपकी 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे, और 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे HPG से रिलेटेड। बाकी इसमें वेरी करता रहता है, और भी सेक्शन होते हैं, तो आप साथ साथ में टैली कर सकते हो कि किस सेक्शन से हमारे पास कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करो तो कौन से सेक्शन को कितनी इंपॉर्टेंस दे सको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 40 हिंदी से रिलेटेड है, नदी प्लस अपर्ण, नद्यपर्ण, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, नद्यपर्ण। नेक्स्ट 41, व का उच्चारण स्थान क्या है, 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दंतोष्टय, ठीक है। तो व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ट, दंत और ओष्ठ। नेक्स्ट 42, यथाक्रम, तो इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो काफ़ी बार रिपीट होता रहता है हिंदी के क्वेश्चन, तो अगर आपको मेरिट में आना अच्छे नंबर है तो ये जो क्वेश्चन आते हैं हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, तो इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, और जो एप्टीट्यूड होता है वो भी काफ़ी इजी लेवल का होता है, ठीक है, तो उनको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हैज़ द अर्लीस्ट प्लग्ड फील्ड इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे पुरानी जोती गई भूमि कौन सी थी। तो 163 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, कालीबंगन, कालीबंगन जो पड़ता है राजस्थान, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट 164, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द रिपब्लिकन क्लास, तो कौन से इनमें से है जो गणतांत्रिक वंश को बिलोंग करते हैं। तो 164 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, द मल्लास, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं रिपब्लिकन क्लास को। नेक्स्ट 165, हु वर द ग्रेटेस्ट कंपिटिटर ऑफ द सतवाहना, सतवाहना के सबसे कड़े, सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी कौन से थे। तो 165 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए शक, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सतवाहना के फाउंडर कौन थे, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट 166, कल्हाना रोट राज तरंगिनी इन विच सेंचुरी, तो ये कब लिखी गई थी, 12th सेंचुरी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो कई बार डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज तरंगिनी किसने लिखी थी, ठीक है, तो हर तरह से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो राज तरंगिनी थी उसमें बेसिकली किसके बारे में बात की गई थी, ठीक है, तो इसमें बात की गई थी कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट 168, द लोन कंक्विस्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी वॉज दैट ऑफ, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अकेली विजय थी, कौन सी थी। तो 167 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, मंडावर, ठीक है, कौन सी थी, मंडावर, ठीक है। तो ये बात पूछी गई है जलालुद्दीन खिलजी के टाइम की, तो जो जिन्होंने स्थापना की थी खिलजी वंश की, तो उनके टाइम में ज़्यादा विजय नहीं हुई थी, ज़्यादा उन्होंने जो जगह नहीं जीती थी, बट उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी आए थे तो उन्होंने कोशिश की थी कि संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया जाए, ठीक है। तो आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, तो उसमें भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट 168, द मराठा किंगडम इन औरंगजेब टाइम वॉज नॉट लेड बाय, तो जो मराठा किंगडम थी इनमें से कौन सा नहीं बिलोंग करता मराठा किंगडम को। तो 168 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शाहजी, ठीक है, ऑप्शन डी शाहजी। बाकी ताराभाई और शिवाजी और शंभाजी, ठीक है, तो ये मराठा किंगडम को बिलोंग करते थे जब औरंगजेब का टाइम था, ठीक है। तो बात की गई है औरंगजेब के
टाइम की, ठीक है। नेक्स्ट 169, हु प्रोवाइडेड हेल्प एंड कोऑपरेशन ऑफ राजा राममोहन राय इन हिज एजुकेशनल प्रोजेक्ट। तो राजा राममोहन राय की उनकी जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट था उसमें किसने सहायता की थी। 169 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेविड हेयर। डेविड हेयर ने की थी उनकी मदद। नेक्स्ट 170, वेवेल प्लान वॉज गिवन इन द ईयर। तो वेवेल प्लान कब दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1945, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो बेसिकली लाया गया था जिस टाइम इंडिया के जो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम ही था वेवेल, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया था इसका नाम भी। और इसी के दौरान शिमला कॉन्फ्रेंस भी इसी से रिलेटेड हुई थी। इसमें मेनली बात कही गई थी जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें इंडियन को भी भागीदारी दी जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम दी जाए, तो इसी से रिलेटेड ये था। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।